नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी होली की छुट्टी, जो इस प्रकार है। वर्नाक्युलर फाइनल पास करने के बाद मुझे एक प्राइमरी स्कूल में जगह मिली, जो मेरे घर से 11 मील पर था। हमारे हेडमास्टर साहब को छुट्टियों में भी लड़कों को पढ़ाने की सनक थी। रात को लड़के खाना खाकर स्कूल में आ जाते और हेडमास्टर साहब चारपाई पर लेटकर अपने खर्राटों से उन्हें पढ़ाया करते। जब लड़कों में धौल धप्पा शुरू और शोरगुल मचने लगता, तब यकायक वह खरगोश की नींद से चौंक पड़ते और लड़कों को 2-4 तकाचे लगाकर फिर अपने सपनों के मजे लेने लगते। 11-12 बजे रात तक यही ड्रामा होता रहता, यहाँ तक कि लड़के नींद से बेकरार होकर वहीं टाट पर सो जाते। अप्रैल में सालाना इम्तहान होने वाला था, इसलिए जनवरी ही से हाय तौबा मची हुई थी। नाइट स्कूलों पर इतनी रियायत थी कि रात की क्लासों में उन्हें न तलब किया जाता था, मगर छुट्टियां बिल्कुल न मिलती थीं। सोमवती अमावस आई और निकल गई, बसंत आया और चला गया, शिवरात्रि आई और गुजर गई, और इतवारों का तो जिक्र ही क्या है। एक दिन के लिए कौन इतना बड़ा सफर करता, इसलिए कई महीनों से मुझे घर जाने का मौका न मिला था। मगर अब की मैंने पक्का कर लिया था कि होली पर जरूर घर जाऊंगा, चाहे नौकरी से हाथ ही क्यों न धोने पड़े। मैंने एक हफ्ते पहले से ही हेडमास्टर साहब को अल्टीमेटम दे दिया कि 20 मार्च को होली की छुट्टी शुरू होगी और बंदा 19 की शाम को रुखसत हो जाएगा। हेडमास्टर साहब ने मुझे समझाया कि अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम नौकरी कितनी मुश्किलों से मिलती है और कितनी मुश्किलों से निभती है। नौकरी पाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको निभाना। अप्रैल में इम्तहान होने वाला है, 3-4 दिन स्कूल बंद रहा तो बताओ कितने लड़के पास होंगे। साल भर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं। मेरा कहना मानो, इस छुट्टी में न जाओ, इम्तहान के बाद जो छुट्टी पड़े उसमें चले जाना। ईस्टर की 4 दिन की छुट्टी होगी, मैं एक दिन के लिए भी न रोकूंगा। मैं अपने मोर्चे पर कायम रहा, समझाने बुझाने, डराने धमकाने और जवाब तलब किए जाने के हथियारों का मुझ पर असर न हुआ। 19 को ज्यों ही स्कूल बंद हुआ, मैंने हेडमास्टर साहब को सलाम भी न किया और चुपके से अपने डेरे पर चला आया। उन्हें सलाम करने जाता तो वह एक न एक काम निकालकर मुझे रोक लेते। रजिस्टर में फीस की मीजान लगाते जाओ, औसत हाजिरी निकालते जाओ, लड़कों की कापियां जमा करके उन पर संशोधन और तारीख सब पूरी कर दो। गोया यह मेरा आखिरी सफर है और मुझे जिंदगी के सारे काम अभी खत्म कर देने चाहिए। मकान पर आकर मैंने चटपट अपनी किताबों की पोटली उठाई, अपना हल्का लिहाफ कंधे पर रखा और स्टेशन के लिए चल पड़ा। गाड़ी 5:05 पर जाती थी। स्कूल की घड़ी हाजिरी के वक्त हमेशा आध घंटा तेज और छुट्टी के वक्त आधा घंटा सुस्त रहती थी। 4 बजे स्कूल बंद हुआ था। मेरे ख्याल में स्टेशन पहुंचने के लिए काफी वक्त था। फिर भी मुसाफिरों को गाड़ी की तरफ से आम तौर पर जो अंदेशा लगा रहता है, और जो घड़ी हाथ में होने पर भी और गाड़ी का वक्त ठीक मालूम होने पर भी दूर से किसी गाड़ी की गड़गड़ाहट या सीटी सुनकर कदमों को तेज और दिल को परेशान कर दिया करता है, वह मुझे भी लगा हुआ था। किताबों की पोटली भारी थी, उस पर कंधने पर लिहाफ बार बार हाथ बदलता और लपका चला जाता था। यहाँ तक कि स्टेशन कोई 2 फलांग से नजर आया। सिग्नल डाउन था। मेरी हिम्मत भी उस सिग्नल की तरह डाउन हो गई। उम्र के तकाजे से 100 कदम दौड़ा जरूर, मगर यह निराशा की हिम्मत थी। मेरे देखते देखते गाड़ी आई, 1 मिनट ठहरी और रवाना हो गई। स्कूल की घड़ी यकीनन आज और दिनों से भी ज्यादा सुस्त थी। अब स्टेशन पर जाना बेकार था। दूसरी गाड़ी 11 बजे रात को आएगी। मेरे घर वाले स्टेशन पर कोई 12 बजे पहुंचेगी और वहां से मकान पर जाते जाते 1 बज जाएगा। इस सन्नाटे में रास्ता चलना भी एक मोर्चा था जिसे जीतने की मुझ में हिम्मत न थी। जी में तो आया कि चलकर हेडमास्टर को आड़े हाथों लूमगरी जब्त किया और चलने के लिए तैयार हो गया। कुल 12 मील ही तो हैं, अगर 2 मील फी घंटा भी चलूं तो 6 घंटों में घर पहुंच सकता हूं। अभी 5 बजे हैं, जरा कदम बढ़ाता जाऊं तो 10 बजे यकीनन पहुंच जाऊंगा। अम्मा और मुन्नू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पहुंचते ही गरम गरम खाना मिलेगा। कोल्हाड़े में गुड़ पक रहा होगा, वहां से गरम गरम रस पीने को आ जाएगा, और जब लोग सुनेंगे कि मैं इतनी दूर पैदल आया हूं तो उन्हें कितना अचवरज होगा। मैंने फौरन गंगा की तरफ पैर बढ़ाया। यह कस्बा नदी के किनारे था और मेरे गांव की सड़क नदी के उस पार से थी। मुझे इस रास्ते से जाने का कभी संयोग न हुआ था, मगर इतना सुना था कि कच्ची सड़क सीधी चली जाती है, परेशानी की कोई बात न थी। 10 मिनट में नाव पार पहुंच जाएगी और बस फराटे भरता चल दूंगा। 12 मील कहने को तो होते हैं तो कुल 6 कोस। मगर घाट पर पहुंचा तो नाव में से आधे मुसाफिर भी न बैठे थे। मैं कूदकर जा बैठा। खेवे के पैसे भी निकाल कर दे दिए, लेकिन नाव है कि वहीं अचल ठहरी हुई है। मुसाफिरों की संख्या काफी नहीं है, कैसे खुले। लोग तहसील और कचहरी से आते जाते हैं और बैठते जाते हैं, और मैं हूं कि अंदर ही अंदर भुना जाता हूं। सूरज नीचे दौड़ा चला जा रहा है, गोया मुझसे बाजी लगाए हुए है।
अभी सफेद था, फिर पीला होना शुरू हुआ और देखते देखते लाल हो गया। नदी के उस पार क्षितिजव पर लटका हुआ, जैसे कोई डोल कुएं पर लटक रहा है। हवा में कुछ खुनकी भी आ गई, भूख भी मालूम होने लगी। मैंने आज घर जाने की खुशी और हड़बड़ी में रोटियां न पकाई थीं। सोचा था कि शाम को तो घर पहुंच जाऊंगा, लाओ एक पैसे के चने लेकर खा लूं। उन दानों ने इतनी देर तक तो साथ दिया, अब पेट की पेचीदगियों में जाकर न जाने कहां गुम हो गए। मगर क्या गम है, रास्ते में क्या दुकानें न होंगी, 2-4 पैसे की मिठाइयां लेकर खा लूंगा। जब नाव उस किनारे पहुंची तो सूरज की सिर्फ आखिरी सांस बाकी थी, हालांकि नदी का पाट बिल्कुल पेंदे में चिमटकर रह गया था। मैंने पोटली उठाई और तेजी से चला। दोनों तरफ चने के खेते थे, जिलन के उदे फूलों पर ओस सका हल्का सा पर्दा पड़ चला था। बेख्तियार एक खेत में घुसकर बूट उखाड़ लिए और टूंगता हुआ भागा। सामने 12 मील की मंजिल है, कच्चा सुनसान रास्ता, शाम हो गई है। मुझे पहली बार गलती मालूम हुई, लेकिन बचपन के जोश ने कहा, क्या बात है, 1-2 मील तो दौड़ ही सकते हैं। 12 को मन में 1760 से गुणा किया, 20,000 गज ही तो होते हैं। 12 मील के मुकाबले में 20,000 गज कुछ हल्के और आसान मालूम हुए। और जब 2-3 मील रह जाएगा तब तो एक तरह से अपने गांव ही में हूंगा, उसका क्या शुमार। कि किताबों की पोटली जी का जंजाल हो गया है, ऐसी इच्छा होती है कि इसे यहीं सड़क पर पटक दूं। उसका वजन मुश्किल से 5 सेर होगा, मगर इस वक्त मुझे मन भर से ज्यादा मालूम हो रही है। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। पूरनमासी का चांद पेड़ों के ऊपर जा बैठा है और पत्तियों के बीच से जमीन की तरफ झांक रहा है। मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, मगर दर्द बिल्कुल नहीं है। भूख ने सारी चेतना को दबा रखा है और खुद उस पर हावी हो गई है। हाँ, यह गुड़ की खुशबू कहाँ से आई? कहीं ताजा गुड़ पक रहा है। कोई गांव करीब ही होगा। हाँ, वह आमों के झुरमुट में रोशनी नजर आ रही है। लेकिन वहां पैसे 2 पैसे का गुड़ बेचेगा और यो मुझसे मांगा न जाएगा, मालूम नहीं लोग क्या समझें। आगे बढ़ता हूँ, मगर जबान से लार टपक रही है। गुड़ से मुझे बड़ा प्रेम है। जब कभी किसी चीज की दुकान खोलने की सोचता था तो वह हलवाई की दुकान होती थी। बिक्री हो या न हो, मिठाइयां तो खाने को मिलेंगी। हलवाइयों को देखो, मारे मोटापे के हिल नहीं सकते। लेकिन वह बेवकूफ होते हैं, आराम तलबी के मारे तोंद निकाल लेते हैं। मैं कसरत करता रहूंगा, मगर गुड़ की वह धीरज की परीक्षा लेने वाली, भूख को तेज करने वाली खुशबू बराबर आ रही है। मुझे वह घटना याद आती है जब अम्मा 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरी ननिहाल गई थीं और मैंने 3 महीने के 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया था। यही गुड़ के दिन थे। नाना बीमार थे, अम्मा को बुला भेजा था। मेरा इम्तिहान पास था, इसलिए मैं उनके साथ न जा सका। मुन्नू को लेती गईं। जाते वक्त उन्होंने 1 मन गुड़ लेकर उस मटके में रखा और उसके मुंह पर सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त ताकीद कर दी कि मटका न खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफाचट कर दी। सुबह को दूध के साथ गुड़, रात को फिर दूध के साथ गुड़। यहाँ तक जायज खर्च था जिस पर अम्मा को भी कोई एतराज न हो सकता। मगर स्कूलन से बार बार पानी पीने के बहाने घर आता और 2-1 पिंडियां निकालकर खा लेता। उसकी बजट में कहाँ गुंजाइश थी। और मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना गुड़ के सिर शामत आना था। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया, मगर मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के दियर आने में अभी 2.25 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन का आह के साथ सब्र जाता रहा और मटके को बंद कर दिया और संकल्प कर लिया कि इस हांडी को 3 महीने चलाऊंगा। चले या न चले, मैं चलाए जाऊंगा। मटके को वह 7 मंजिल समझूंगा जिसे रुस्तम भी न खोल सका था। मैंने मटके की पिंडियों को कुछ इस तरह कैंची लटकार रखा कि जैसे बांस दुकानदार दियासलाई की डिब्बियां भर देते हैं। एक हांडी गू खाली हो जाने पर भी मटका मुंहो मुंह भरा था। अम्मा को पता ही चलेगा, सवाल जवाब की नौबत कैसे आएगी। मगर दिल और जान में वह खींचतान शुरू हुई कि क्या कहूं, और हर बार जीत जबान ही के हाथ रहती। यह 2 अंगुल की जीभ दिल जैसे शहजोर पहलवान को नचा रही थी, जैसे मदारी बंदर को नचाए उसको जो आकाश में उड़ता है और 7वें आसमान के मंसूबे बांधता है और अपने जोम में फरून को भी कुछ नहीं समझता। बार बार इरादा करता, दिन भर में 5 पिंडियों से ज्यादा न खाऊं, लेकिन यह इरादा शराबियों की तौबा की तरह घंटे 2 से ज्यादा न टिकता। अपने को कोसता, धिक्कार, कागुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा। गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी न पसंद करेगा। कस्में खाता, विद्या की, माँ की, स्वर्गीय पिता की, गौ की, ईश्वर की, मगर उनका भी वही हाल होता। दूसरा हफ्ता खत्म होते होते हांडी भी खत्म हो गई।
उस दिन मैंने बड़े भक्तिभाव से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, यह मेरा चंचल लोभी मन मुझे परेशान कर रहा है, मुझे शक्ति दो कि उसको वश में रख सकूं। मुझे अष्टधात की लगाम दो जो उसके मुंह में डाल दूं। यह अभागा मुझे अम्मा से पिटवाने आयर घुड़कियां खिलवाने पर तुला हुआ है, तुम ही मेरी रक्षा करो तो बच सकता हूं। भक्ति की विह्वलता के मारे मेरी आंखों से 2-4 बूंदे आंसुओं की भी गिरी, लेकिन ईश्वर ने भी इसकी सुनवाई न की और गुड़ की बुभुक्षा मुझ पर छाई रही, यहाँ तक कि दूसरी हांडी का मरसिया पढ़ने की नौबत आ पहुंची। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी होली की छुट्टी, जो इस प्रकार है। वर्नाक्युलर फाइनल पास करने के बाद मुझे एक प्राइमरी स्कूल में जगह मिली जो मेरे घर से 11 मील पर था। हमारे हेडमास्टर साहब को छुट्टियों में भी लड़कों को पढ़ाने की सनक थी। रात को लड़के खाना खाकर स्कूल में आ जाते और हेडमास्टर साहब चारपाई पर लेटकर अपने खर्राटों से उन्हें पढ़ाया करते। जब लड़कों में धौल धप्पा शुरू हो जाता और शोरगुल मचने लगता, तब यकायक वह खरगोश की नींद से चौंक पड़ते और लड़कों को 2-4 तकाचे लगाकर फिर अपने सपनों के मजे लेने लगते। 11-12 बजे रात तक यही ड्रामा होता रहता, यहाँ तक कि लड़के नींद से बेकरार होकर वहीं टाट पर सो जाते। अप्रैल में सालाना इम्तहान होने वाला था, इसलिए जनवरी ही से हाय तौबा मची हुई थी। नाइट स्कूलों पर इतनी रियायत थी कि रात की क्लासों में उन्हें न तलब किया जाता था, मगर छुट्टियां बिल्कुल न मिलती थीं। सोमवती अमावस आई और निकल गई, बसंत आया और चला गया, शिवरात्रि आई और गुजर गई, और इतवारों का तो जिक्र ही क्या है। एक दिन के लिए कौन इतना बड़ा सफर करता, इसलिए कई महीनों से मुझे घर जाने का मौका न मिला था। मगर अब की मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि होली पर जरूर घर जाऊंगा, चाहे नौकरी से हाथ ही क्यों न धोने पड़े। मैंने एक हफ्ते पहले से ही हेडमास्टर साहब को अल्टीमेटम दे दिया कि 20 मार्च को होली की छुट्टी शुरू होगी और बंदा 19 की शाम को रुखसत हो जाएगा। हेडमास्टर साहब ने मुझे समझाया कि अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम नौकरी कितनी मुश्किलों से मिलती है और कितनी मुश्किलों से निभती है। नौकरी पाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको निभाना। अप्रैल में इम्तहान होने वाला है, 3-4 दिन स्कूल बंद रहा तो बताओ कितने लड़के पास होंगे। साल भर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं। मेरा कहना मानो, इस छुट्टी में न जाओ, इम्तहान के बाद जो छुट्टी पड़े उसमें चले जाना। ईस्टर की 4 दिन की छुट्टी होगी, मैं एक दिन के लिए भी न रोकूंगा। मैं अपने मोर्चे पर कायम रहा, समझाने बुझाने, डराने धमकाने और जवाब तलब किए जाने के हथियारों का मुझ पर असर न हुआ। 19 को ज्यों ही स्कूल बंद हुआ, मैंने हेडमास्टर साहब को सलाम भी न किया और चुपके से अपने डेरे पर चला आया। उन्हें सलाम करने जाता तो वह एक न एक काम निकालकर मुझे रोक लेते। रजिस्टर में फीस की मीजान लगाते जाओ, औसत हाजिरी निकालते जाओ, लड़कों की कापियां जमा करके उन पर संशोधन और तारीख सब पूरी कर दो। गोया यह मेरा आखिरी सफर है और मुझे जिंदगी के सारे काम अभी खत्म कर देने चाहिए। मकान पर आकर मैंने चटपट अपनी किताबों की पोटली उठाई, अपना हल्का लिहाफ कंधे पर रखा और स्टेशन के लिए चल पड़ा। गाड़ी 5:05 पर जाती थी। स्कूल की घड़ी हाजिरी के वक्त हमेशा आध घंटा तेज और छुट्टी के वक्त आधा घंटा सुस्त रहती थी। 4 बजे स्कूल बंद हुआ था। मेरे ख्याल में स्टेशन पहुंचने के लिए काफी वक्त था। फिर भी मुसाफिरों को गाड़ी की तरफ से आम तौर पर जो अंदेशा लगा रहता है और जो घड़ी हाथ में होने पर भी और गाड़ी का वक्त ठीक मालूम होने पर भी दूर से किसी गाड़ी की गड़गड़ाहट या सीटी सुनकर कदमों को तेज और दिल को परेशान कर दिया करता है, वह मुझे भी लगा हुआ था। किताबों की पोटली भारी थी, उस पर कंधने पर लिहाफ बार बार हाथ बदलता और लपका चला जाता था। यहाँ तक कि स्टेशन कोई 2 फलांग से नजर आया। सिग्नल डाउन था। मेरी हिम्मत भी उस सिग्नल की तरह डाउन हो गई। उम्र के तकाजे से 100 कदम दौड़ा जरूर, मगर यह निराशा की हिम्मत थी। मेरे देखते देखते गाड़ी आई, 1 मिनट ठहरी और रवाना हो गई। स्कूल की घड़ी यकीनन आज और दिनों से भी ज्यादा सुस्त थी। अब स्टेशन पर जाना बेकार था। दूसरी गाड़ी 11 बजे रात को आएगी, मेरे घर वाले स्टेशन पर कोई 12 बजे पहुंचेगी और वहां से मकान पर जाते जाते 1 बज जाएगा। इस सन्नाटे में रास्ता चलना भी एक मोर्चा था जिसे जीतने की मुझ में हिम्मत न थी। जी में तो आया कि चलकर हेडमास्टर को आड़े हाथों लूमगरी जब्त किया और चलने के लिए तैयार हो गया। कुल 12 मील ही तो हैं, अगर 2 मील फी घंटा भी चलूं तो 6 घंटों में घर पहुंच सकता हूं। अभी 5 बजे हैं, जरा कदम बढ़ाता जाऊं तो 10 बजे यकीनन पहुंच जाऊंगा। अम्मा और मुन्नू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पहुंचते ही गरम गरम खाना मिलेगा। कोल्हाड़े में गुड़ पक रहा होगा, वहां से गरम गरम रस पीने को आ जाएगा और जब लोग सुनेंगे कि मैं इतनी दूर पैदल आया हूं तो उन्हें कितना अचवरज होगा। मैंने फौरन गंगा की तरफ पैर बढ़ाया। यह कस्बा नदी के किनारे था और मेरे गांव की सड़क नदी के उस पार से थी।
मुझे इस रास्ते से जाने का कभी संयोग न हुआ था, मगर इतना सुना था कि कच्ची सड़क सीधी चली जाती है। परेशानी की कोई बात न थी, 10 मिनट में नाव पार पहुंच जाएगी और बस फराटे भरता चल दूंगा। 12 मील कहने को तो होते हैं तो कुल 6 कोस। मगर घाट पर पहुंचा तो नाव में से आधे मुसाफिर भी न बैठे थे। मैं कूदकर जा बैठा। खेवे के पैसे भी निकाल कर दे दिए, लेकिन नाव है कि वहीं अचल ठहरी हुई है। मुसाफिरों की संख्या काफी नहीं है, कैसे खुले? लोग तहसील और कचहरी से आते जाते हैं और बैठते जाते हैं, और मैं हूं कि अंदर ही अंदर भुना जाता हूं। सूरज नीचे दौड़ा चला जा रहा है, गोया मुझसे बाजी लगाए हुए है। अभी सफेद था, फिर पीला होना शुरू हुआ और देखते देखते लाल हो गया। नदी के उस पार क्षितिजव पर लटका हुआ, जैसे कोई डोल कुएं पर लटक रहा है। हवा में कुछ खुनकी भी आ गई, भूख भी मालूम होने लगी। मैंने आज घर जाने की खुशी और हड़बड़ी में रोटियां न पकाई थीं। सोचा था कि शाम को तो घर पहुंच जाऊंगा, लाओ 1 पैसे के चने लेकर खा लूं। उन दानों ने इतनी देर तक तो साथ दिया, अब पेट की पेचीदगियों में जाकर न जाने कहां गुम हो गए। मगर क्या गम है, रास्ते में क्या दुकानें न होंगी, 2-4 पैसे की मिठाइयां लेकर खा लूंगा। जब नाव उस किनारे पहुंची तो सूरज की सिर्फ आखिरी सांस बाकी थी, हालांकि नदी का पाट बिल्कुल पेंदे में चिमटकर रह गया था। मैंने पोटली उठाई और तेजी से चला। दोनों तरफ चने के खेते थे, जिलन के उदे फूलों पर ओस सका हल्का सा पर्दा पड़ चला था। बेख्तियार एक खेत में घुसकर बूट उखाड़ लिए और टूंगता हुआ भागा। सामने 12 मील की मंजिल है, कच्चा सुनसान रास्ता, शाम हो गई है। मुझे पहली बार गलती मालूम हुई, लेकिन बचपन के जोश ने कहा, क्या बात है, 1-2 मील तो दौड़ ही सकते हैं। 12 को मन में 1760 से गुणा किया, 20,000 गज ही तो होते हैं। 12 मील के मुकाबले में 20,000 गज कुछ हल्के और आसान मालूम हुए। और जब 2-3 मील रह जाएगा तब तो एक तरह से अपने गांव ही में हूंगा, उसका क्या शुमार। कि किताबों की पोटली जी का जंजाल हो गया है, ऐसी इच्छा होती है कि इसे यहीं सड़क पर पटक दूं। उसका वजन मुश्किल से 5 सेर होगा, मगर इस वक्त मुझे मन भर से ज्यादा मालूम हो रही है। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। पूर्णमासी का चांद पेड़ों के ऊपर जा बैठा है और पत्तियों के बीच से जमीन की तरफ झांक रहा है। मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ, मगर दर्द बिल्कुल नहीं है। भूख ने सारी चेतना को दबा रखा है और खुद उस पर हावी हो गई है। आहा, यह गुड़ की खुशबू कहाँ से आई? कहीं ताजा गुड़ पक रहा है। कोई गांव करीब ही होगा। हाँ, वह आमों के झुरमुट में रोशनी नजर आ रही है। लेकिन वहां पैसे 2 पैसे का गुड़ बेचेगा और यो मुझसे मांगा न जाएगा, मालूम नहीं लोग क्या समझें। आगे बढ़ता हूँ, मगर जबान से लार टपक रही है। गुड़ से मुझे बड़ा प्रेम है। जब कभी किसी चीज की दुकान खोलने की सोचता था तो वह हलवाई की दुकान होती थी। बिक्री हो या न हो, मिठाइयां तो खाने को मिलेंगी। हलवाइयों को देखो, मारे मोटापे के हिल नहीं सकते, लेकिन वह बेवकूफ होते हैं, आराम तलबी के मारे तोंद निकाल लेते हैं। मैं कसरत करता रहूंगा, मगर गुड़ की वह धीरज की परीक्षा लेने वाली, भूख को तेज करने वाली खुशबू बराबर आ रही है। मुझे वह घटना याद आती है जब अम्मा 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरी ननिहाल गई थीं और मैंने 3 महीने के 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया था। यही गुड़ के दिन थे। नाना बीमार थे, अम्मा को बुला भेजा था। मेरा इम्तहान पास था, इसलिए मैं उनके साथ न जा सका। मुन्नू को लेती गईं। जाते वक्त उन्होंने 1 मन गुड़ लेकर उस मटके में रखा और उसके मुंह पर सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त ताकीद कर दी कि मटका न खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था। वह हांडी मैंने 1 हफ्ते में सफाचट कर दी। सुबह को दूध के साथ गुड़, रात को फिर दूध के साथ गुड़। यहाँ तक जायज खर्च था जिस पर अम्मा को भी कोई एतराज न हो सकता। मगर स्कूलन से बार बार पानी पीने के बहाने घर आता और 2-1 पिंडियां निकाल कर खा लेता, उसकी बजट में कहाँ गुंजाइश थी। और मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना गुड़ के सिर शामत आना था। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया, मगर मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी 2.25 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे दिन का आह के साथ सब्र जाता रहा और मटके को बंद कर दिया और संकल्प कर लिया कि इस हांडी को 3 महीने चलाऊंगा। चले या न चले, मैं चलाए जाऊंगा। मटके को वह 7 मंजिल समझूंगा जिसे रुस्तम भी न खोल सका था। मैंने मटके की पिंडियों को कुछ इस तरह कैंची लटकार रखा कि जैसे बास दुकानदार दियासलाई की डिब्बियां भर देते हैं। एक हांडी गू खाली हो जाने पर भी मटका मुंहो मुंह भरा था। अम्मा को पता ही चलेगा, सवाल जवाब की नौबत कैसे आएगी। मगर दिल और जान में वह खींचतान शुरू हुई कि क्या कहूं, और हर बार जीत जबान ही के हाथ रहती।
यह 2 अंगुल की जीभ दिल जैसे शहजोर पहलवान को नचा रही थी, जैसे मदारी बंदर को नचाए उसको जो आकाश में उड़ता है और 7वें आसमान के मंसूबे बांधता है और अपने जोम में फरून को भी कुछ नहीं समझता। बार बार इरादा करता, दिन भर में 5 पिंडियों से ज्यादा न खाऊं, लेकिन यह इरादा शराबियों की तौबा की तरह घंटे 2 से ज्यादा न टिकता। अपने को कोसता, धिक्कार, तागुड़ तो खा रहे हो मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा, गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी न पसंद करेगा। कस्में खाता, विद्या की, माँ की, स्वर्गीय पिता की, गौ की, ईश्वर की, मगर उनका भी वही हाल होता। दूसरा हफ्ता खत्म होते होते हांडी भी खत्म हो गई। उस दिन मैंने बड़े भक्तिभाव से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, यह मेरा चंचल लोभी मन मुझे परेशान कर रहा है, मुझे शक्ति दो कि उसको वश में रख सकूं। मुझे अष्टधात की लगाम दो जो उसके मुंह में डाल दूं। यह अभागा मुझे अम्मा से पिटवाने आयर घुड़कियां खिलवाने पर तुला हुआ है, तुम ही मेरी रक्षा करो तो बच सकता हूं। भक्ति की विह्वलता के मारे मेरी आंखों से 2-4 बूंदे आंसुओं की भी गिरी, लेकिन ईश्वर ने भी इसकी सुनवाई न की और गुड़ की बुभुक्षा मुझ पर छाई रही, यहाँ तक कि दूसरी हांडी का मरसिया पढ़ने की नौबत आ पहुंची। संयोग से उन्हीं दिनों 3 दिन की छुट्टी हुई और मैं अम्मा से मिलने ननिहाल गया। अम्मा ने पूछा, गुड़ का मटका देखा है? चींटे तो नहीं लगे? सीलत तो नहीं पहुंची? मैंने मटकों को देखने की कसम खाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। अम्मा ने मुझे गर्व के नेत्रों से देखा और मेरे आज्ञा पालन के पुरस्कार स्वरूप मुझे एक हांडी निकाल लेने की इजाजत दे दी। हाँ, ताकीद भी करा दी कि मटका का मुंह अच्छी तरह बंद कर देना। अब तो वहां मुझे एक एक दिन एक एक युग मालूम होने लगा। चौथे दिन घर आते ही मैंने पहला काम जो किया वह मटका खोलकर हांडी भर गुड़ निकालना था। एक बार की 5 पींडियां उड़ा गया, फिर वहीं गुड़बाजी शुरू हुई। अब क्या गम है, अम्मा की इजाजत मिल गई थी। सया भले कोतवाल और 8 दिन में हांडी गायब। आखिर मैंने अपने दिल की कमजोरी से मजबूर होकर मटके की कोठरी के दरवाजे पर ताला डाल दिया और कुंजी दीवार की एक मोटी संधि में डाल दी। अब देखें तुम कैसे गुड़ खाते हो। इस संधि में से कुंजी निकालने का मतलब यह था कि 3 हाथ दीवार खोद डाली जाए और यह हिम्मत मुझ में न थी। मगर 3 दिन में ही मेरे धीरज का क्या होता है। मेरी बुढ़िया माँ अभी जिंदा है। जिस तरह पापा का खाना पकाती थी उसी तरह अब मेरा खाना पकाती है। कभी कभी मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें कसरत करना सिखा दूंगा, साल भर में पहलवान हो जाओगे। मैंने पूछा, आप अभी तक कसरत करते हैं? वह बोला, हाँ, 2 घंटे रोजाना कसरत करता हूँ। मुकद्दर और लेजिम का मुझे बहुत शौक है। मेरा 50वां साल है मगर एक सांस में 5 मील दौड़ सकता हूँ। कसरत न करूँ तो इस जंगल में रहूं कैसे। मैंने खूब कुश्तियां लड़ी है। अपनी रेजिमेंट में खूब मजबूत आदमी था, मगर अब इस फौजी जिंदगी की हालातों पर गौर करता हूं तो शर्म और अफसोस से मेरा सर झुक जाता है। कितने ही बेगुनाह मेरी राइफल के शिकार हुए, मेरा उन्होंने क्या नुकसान किया था। मेरी उनसे कौन सी अदावत थी। मुझे तो जर्मन और ऑस्ट्रियन सिपाही भी वैसे ही सच्चे, वैसे ही बहादुर, वैसे ही खुशमिजाज, वैसे ही हमदर्द मालूम हुए जैसे फ्रांस या इंग्लैंड के। हमारी उनसे खूब दोस्ती हो गई थी, साथ खेलते थे, साथ बैठते थे, यह ख्याल ही न आता था कि यह लोग हमारे अपने नहीं हैं। मगर फिर भी हम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। किस लिए? इसलिए कि बड़े बड़े अंग्रेज सौदागरों को खतरा था कि कहीं जर्मनी उनका रोजगार न छीन ले। यह सौदागरों का राज है। हमारी फौजें उन्हीं के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। जान हम गरीबों की गई, जेबें गर्म हुई मोटे मोटे सौदागरों की। उस वक्त हमारी ऐसी खातिर होती थी, ऐसी पीठ ठोंकी जाती थी, गोया हम सल्तनत के दामाद हैं। हमारे ऊपर फूलों की बारिश होती थी, हमें गायन पार्टियां दी जाती थीं, हमारी बहादुरी की कहानियां रोजाना अखबारों में तस्वीरों के साथ छपती थीं। नाजुक बदल लेडियां और शहजादियां हमारे लिए कपड़े सीती थीं, तरह तरह के मुरब्बे और अचार बना कर भेजती थीं। लेकिन जब सुलह हो गई तो उन्हीं जामबाजों को कोई टके को भी न पूछता था। कितनों ही के अंग भंग हो गए थे, कोई लूला हो गया था, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। उन्हें एक टुकड़ा रोटी भी देने वाला कोई न था। मैंने कितनों ही को सड़क पर भीख मांगते देखा। तब से मुझे इस पेशे से नफरत हो गई। मैंने यहाँ आकर यह काम अपने जिम्मे ले लिया और खुश हूँ।
सिपहगिरी इसलिए है कि उससे गरीबों की जानमाल की हिफाजत हो, इसलिए नहीं कि करोड़पतियों की बेशुमार दौलत और बढ़े। यहाँ मेरी जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। कई बार मरते मरते बचा हूँ, लेकिन इस काम में मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस न होगा, क्योंकि मुझे यह तस्कीन होगा कि मेरी जिंदगी गरीबों के काम आई। और यह बेचारे किसान मेरी कितनी खातिर करते हैं कि तुमसे क्या कहूँ। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और उन्हें मालूम हो जाए कि मैं उनके शरीर के ताजे खून से अच्छा हो जाऊंगा तो बिना झिझके अपना खून दे देंगे। पहले मैं बहुत शराब पीता था। मेरी बिरादरी को तो तुम लोग जानते होगे। हम में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको खाना मयस्सर हो या न हो मगर शराब जरूर चाहिए। मैं भी एक बोतल शराब रोज पी जाता था। बाप ने काफी पैसे छोड़े थे। अगर किफायत से रहना जानता तो जिंदगी भर आराला छलक उठा, और इन 3 दिनों में भी दिल की जो हालत थी वह बयान से बाहर है। शीरी यानी मीठे गुड़ की कोठरी की तरफ से बार बार गुजरता और अधीर नेत्रों से देखता और हाथ मलकर रह जाता। कई बार ताले को खटखटाया, खींचा, झटके दिए, मगर जालिम जरा भी न हुमसा। कई बार जाकर उस संधि की जांच पड़ताल की, उसमें झांक कर देखा, एक लकड़ी से उसकी गहराई का अंदाजा लगाने की कोशिश की, मगर उसकी तह न मिली। तबीयत खोई हुई सी रहती, न खाने पीने में कुछ मजा था, न खेलने कूदने में। वासना बार बार युक्तियों के जारे, खाने पीने में कुछ मजा था, न खेलने कूदने में। वासना बार बार युक्तियों के जोर से दिल को कायल करने की कोशिश करती। आखिर गुड़ और किस मज की दवा है। मैं उसे फेंक तो देता नहीं, खाता ही तो हूँ। क्या आज खाया और क्या 1 महीने बाद खाया, इसमें क्या फर्क है। अम्मा ने मनाही की है बेशक, लेकिन उन्हें मुझे इस एक उचित काम से अलग रखने का क्या हक है। अगर वह आज कहें खेलने मत जाओ, या पेड़ पर मत चढ़ो, या तालाब में तैरने मत जाओ, या चिड़ियों के लिए कंपा मत लगाओ, तितलियां मत पकड़ो, तो क्या मैं माने लेता हूँ। आखिर चौथे दिन वासना की जीत हुई। मैंने तड़के उठकर एक कुदाल लेकर दीवार खोदना शुरू किया। संधि थी ही, खोदने में ज्यादा देर न लगी। आध घंटे के घनघोर परिश्रम के बाद दीवार से कोई गज भर लंबा और 3 इंच मोटा चप्पड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा, और संधि की तह में वह सफलता की कुंजी पड़ी हुई थी, जैसे समुंदर की तह में मोती की सीप पड़ी हो। मैंने झटपट उसे निकाला और फौरन दरवाजा खोला, मटके से गू निकालकर हांडी में भरा और दरवाजा बंद कर दिया। मटके में इस लूटपाट से स्पष्ट कमी पैदा हो गई थी। 1000 तरकीबें आजमाने पर भी इसका गड्ढा न भरा। मगर अब की बार मैंने चटोरेपन का अम्मा की वापसी तक खात्मा कर देने के लिए कुंजी को कुएं में डाल दिया। किस्सा लंबा है। मैंने कैसे ताला तोड़ा, कैसे गुड़ निकाला, और मटका खाली हो जाने पर कैसे फोड़ा और उसके टुकड़े रात को कुएं में फेंके, और अम्मा आई तो मैंने कैसे रो रो कर उनसे मटके के चोरी जाने की कहानी कही, यह बयान करने लगा तो यह घटना जो मैं आज लिखने बैठा हूँ अधूरी रह जाएगी। चुनाचे इस वक्त गुड़ की उस मीठी खुशबू ने मुझे बेसुध बना दिया, मगर मैं सब्र करके आगे बढ़ा। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी, शरीर थकान से चूर होता जाता था, यहाँ तक कि पांव कांपने लगे। कच्ची सड़क पर गाड़ियों के पहियों की लीक पड़ गई थी। जब कभी लीक में पांव चला जाता तो मालूम होता किसी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा हूँ। बार बार जी में आता, यहीं सड़क के किनारे लेट जाऊं। किताबों की छोटी सी पोटली मन भर की लगती थी। अपने को कोसता था कि किताबें लेकर क्यों चला। दूसरी जबान का इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, मगर छुट्टियों में एक दिन भी तो किताब खोलने की नौबत न आएगी, खामखा यह बोझ उठाए चला आता हूँ। ऐसा जी झुंझलाता था कि इस मूर्खता के बोझ को वहीं पटक दूं। आखिर टोंगों ने चलने से इनकार कर दिया। एक बार मैं गिर पड़ा और संभल कर उठा तो पांव थरथरा रहे थे। अब बगैर कुछ खाए पैर उठना दूभर था, मगर यहाँ क्या खाऊं। बार बार रोने को जी चाहता था। संयोग से एक ईख का खेत नजर आया, अब मैं अपने को न रोक सका। चाहता था कि खेत में घुसकर 4-5 ईख तोड़ लूं और मजे से रस चूसता हुआ चलूं। रास्ता भी कट जाएगा और पेट में कुछ पड़ भी जाएगा। मगर मेड़ पर पाव रखा ही था कि कांटों में उलझ गया। किसान ने शायद मेड़ पर कांटे बिखेर दिए थे। शायद बेर की झाड़ी थी। धोती कुर्ता सब कांटों में फंसा हुआ। पीछे हटा तो कांटों की झाड़ी साथ साथ चली। कपड़े छुड़ाना लगा तो हाथ में कांटे चुभने लगे। जोर से खींचा तो धोती फट गई।
भूख तो गायब हो गई, फिक्र हुई कि इन नई मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। कांटों को एक जगह से अलग करता तो दूसरी जगह चिमट जाते, झुकता तो शरीर में चुभते, किसी को पुकारूं तो चोरी खुली जाती है। अजीब मुसीबत में पड़ा हुआ था। उस वक्त मुझे अपनी हालत पर रोना आ गया। कोई रेगिस्तानों की खाक छानने वाला आशिक भी इस तरह कांटों में फंसा होगा। बड़ी मुश्किल से आध घंटे में गला छूटा, मगर धोती और कुर्ते के माथे गई, हाथ और पांव छलनी हो गए वह घाते में। अब एक कदम आगे रखना मुहाल था। मालूम नहीं कितना रास्ता तय हुआ, कितना बाकी है। न कोई आदमी न आदमजाद, किससे पूछूं। अपनी हालत पर रोता हुआ जा रहा था। एक बड़ा गांव नजर आया। बड़ी खुशी हुई। कोई न कोई दुकान मिल ही जाएगी। कुछ खा लूंगा और किसी के साइबान में पड़ रहूंगा, सुबह देखी जाएगी। मगर देहातों में लोग सरेशाम सोने के आदी होते हैं। एक आदमी कुएं पर पानी भर रहा था। उससे पूछा तो उसने बहुत ही निराशाजनक उत्तर दिया, अब यहां कुछ न मिलेगा। बनिए नमक तेल रखते हैं। हलवाई की दुकान एक भी नहीं। कोई शहर थोड़े ही है, इतनी रात तक दुकान खोले कौन बैठा रहे। मैंने उससे बड़े विनती के स्वर में कहा कि सोने को जगह मिल जाएगी। उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी जान पहचान का यहाँ कोई नहीं है? जान पहचान का कोई होता तो तुमसे क्यों पूछता? तो भाई, अनजान आदमी को यहाँ नहीं ठहरने देंगे। इसी तरह कल एक मुसाफिर आकर ठहरा था। रात को एक घर में सेंध पड़ गई, सुबह को मुसाफिर का पता न था। तो क्या तुम समझते हो मैं चोर हूं? किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता, अंदर का हाल कौन जाने। नहीं ठहराना चाहते न सही, मगर चोर तो न बनाओ। मैं जानता यह इतना मनहूस गांव है तो इधर आता ही क्यों। मैंने ज्यादा खुशामद न की, जी जल गया। सड़क पर आकर फिर आगे चल पड़ा। इस वक्त मेरे होश ठिकाने न थे। कुछ खबर नहीं किस रास्ते से गांव में आया था और किधर चला जा रहा था। अब मुझे अपने घर पहुंचने की उम्मीद न थी। रात यूं ही भटकते हुए गुजरेगी, फिर इसका क्या गम कि कहां जा रहा हूं। मालूम नहीं कितनी देर तक मेरे दिमाग की यह हालत रही। अचानक एक खेत में आग जलती हुई दिखाई पड़ी कि जैसे आशा का दीपक हो। जरूर वहां कोई आदमी होगा। शायद रात काटने को जगह मिल जाए। कदम तेज किए और करीब पहुंचा कि यकायक एक बड़ा सा कुत्ता भूकता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। इतनी डरावनी आवाज थी कि मैं कांप उठा। एक पल में वह मेरे सामने आ गया और मेरी तरफ लपकल पककर भूकने लगा। मेरे हाथों में किताबों की पोटली के सिवा और क्या था। न कोई लकड़ी थी न पत्थर। कैसे भगाऊं, कहीं बदमाश मेरी टांग पकड़ ले तो क्या करूं। अंग्रेजी नस्ल का शिकारी कुत्ता मालूम होता था। मैं जितना ही धत-धत करता था उतना ही वह गरजता था। मैं खामोश खड़ा हो गया और पोटली जमीन पर रखकर पांव से जूते निकाल लिए, अपनी हिफाजत के लिए कोई हथियार तो हाथ में हो। उसकी तरफ गौर से देख रहा था कि खतरनाक हद तक मेरे करीब आए तो उसके सिर पर इतने जोर से नालदार जूता मार दूं कि याद ही तो करे, लेकिन शायद उसने मेरी नियत ताड़ ली और इस तरह मेरी तरफ झपटा कि मैं कांप गया और जूते हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़े। और उसी वक्त मैंने डरी हुई आवाज में पुकारा, अरे खेत में कोई है, देखो यह कुत्ता मुझे काट रहा है। ओ महतो, देखो तुम्हारा कुत्ता मुझे काट रहा है। जवाब मिला, कौन है? मैं हूँ राहगीर, तुम्हारा कुत्ता मुझे काट रहा है। नहीं काटेगा नहीं, डरो मत। कहाँ जाना है? महमूदनगर। महमूदनगर का रास्ता तो तुम पीछे छोड़ आए, आगे तो नदी है। मेरा कलेजा बैठ गया। रुआसा होकर बोला, महमूदनगर का रास्ता कितनी दूर छूट गया है? यही कोई 3 मील। और एक लहीम शहीम आदमी हाथ में लालटन लिए हुए आकर मेरे आमने खड़ा हो गया। सर पर हैट था, एक मोटा फौजी ओवरकोट पहने हुए, नीचे निकर, पाव में फुल बूट, बड़ा लंबा तंगा, बड़ी बड़ी मूछें, गोरा रंग, साकार पुरुष सौंदर्य। बोला, तुम मतो कोई स्कूल के लड़के मालूम होते हो। लड़का तो नहीं हूँ, लड़कों का मुदर्रिस हूँ, घर जा रहा हूँ। आज से 3 दिन की छुट्टी है। तो रेल से क्यों नहीं गए? रेल छूट गई और दूसरी 1 बजे छूटती है। वह अभी तुम्हें मिल जाएगी। 12 का अमल है। चलो मैं स्टेशन का रास्ता दिखा दूं। कौन से स्टेशन का? भगवंतपुर का। भगवंतपुर ही से तो मैं चला हूं।
वह बहुत पीछे छूट गया होगा। बिल्कुल नहीं, तुम भगवंतपुर स्टेशन से 1 मील के अंदर खड़े हो। चलो मैं तुम्हें स्टेशन का रास्ता दिखा दूं। अभी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन रहना चाहो तो मेरे झोंपड़े में लेट जाओ। कल चले जाना। अपने ऊपर गुस्सा आया कि सिर पीट लूं। 5 बजे से तेली के बैल की तरह घूम रहा हूं और अभी भगवंतपुर से कुल 1 मील आया हूं। रास्ता भूल गया। यह घटना भी याद रहेगी कि चला 6 घंटे और तय किया 1 मील। घर पहुंचने की धुन जैसे और भी दहक उठी। बोला नहीं, कल तो होली है। मुझे रात को पहुंच जाना चाहिए। मगर रास्ता पहाड़ी है, ऐसा न हो कोई जानवर मिल जाए। अच्छा चलो मैं तुम्हें पहुंचाए देता हूं, मगर तुमने बड़ी गलती की, अनजान रास्ते को पैदल चलना कितना खतरनाक है। अच्छा चला मैं पहुंचाए देता हूं। खैर खड़े रहो, मैं अभी आता हूं। कुत्ता दुम हिलाने लगा और मुझसे दोस्ती करने का इच्छुक जान पड़ा। दुम हिलाता हुआ सिर झुकाए क्षमा याचना के रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने भी बड़ी उदारता से उसका अपराध क्षमा कर दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। क्षण भर में वह आदमी बंदूक कंधे पर रखे आ गया और बोला, चलो मगर अब ऐसी नादानी न करना। खैरियत हुई कि मैं तुम्हें मिल गया। नदी पर पहुंच जाते तो जरूर किसी जानवर से मुठभेड़ हो जाती। मैंने पूछा, आप तो कोई अंग्रेज मालूम होते हैं, मगर आपकी बोली बिल्कुल हमारे जैसी है। उसने हंसकर कहा, हाँ, मेरा बाप अंग्रेज था, फौजी अफसर। मेरी उम्र यहीं गुजरी है। मेरी माँ उसका खाना पकाती थी। मैं भी फौज में रह चुका हूँ। यूरोप की लड़ाई में गया था, अब पेंशन पाता हूँ। लड़ाई में मैंने जो दृश्य अपनी आंखों से देखे और जिन हालात में मुझे जिंदगी बसर करनी पड़ी और मुझे अपनी इंसानियत का जितना खून करना पड़ा, उससे इस पेशे से मुझे नफरत हो गई और मैं पेंशन लेकर यहाँ चला आया। मेरे पापा ने यहीं एक छोटा सा घर बना लिया था। मैं यहीं रहता हूँ और आसपास के खेतों की रखवाली करता हूँ। यह गंगा की घाटी है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं। जंगली जानवर बहुत लगते हैं। सुअर, नीलगाय, हिरन सारी खेती बर्बाद कर देते हैं। मेरा काम है जानवरों से खेती की हिफाजत करना। किसानों से मुझे हल पीछे एक मन गल्ला मिल जाता है। वह मेरे गुजर-बसर के लिए काफीन से पड़ा रहता, मगर शराब ने सत्यानाश कर दिया। उन दिनों मैं बड़े ठाठ से रहता था। कॉलर टाई लगाए, छैला बना हुआ, नौजवान छोकरियों से आंखें लड़ाया करता था। घुड़दौड़ में जुआ खेलना, शरीब पीना, क्लब में ताश खेलना और औरतों से दिल बहलाना, यही मेरी जिंदगी थी। 3-4 साल में मैंने 25-30 हजार रुपए उड़ा दिए। कौड़ी कफन को न रखी। जब पैसे खत्म हो गए तो रोजी की फिक्र हुई। फौज में भर्ती हो गया। मगर खुदा का शुक्र है कि वहां से कुछ सीखकर लौटा। यह सच्चाई मुझ पर खुल गई कि बहादुर का काम जान लेना नहीं, बल्कि जान की हिफाजत करना है। यूरोप से आकर एक दिन मैं शिकार खेलने लगा और इधर आ गया। देखा कई किसान अपने खेतों के किनारे उदास खड़े हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? तुम लोग क्यों इस तरह उदास खड़े हो? एक आदमी ने कहा, क्या करें साहब, जिंदगी से तंग हैं। न मौत आती है न पैदावार होती है। सारे जानवर आकर खेत चर जाते हैं। किसके घर से लगान चुकाएं, क्या महाजन को दें, क्या अमलों को दें और क्या खुद खाए। कल इन्हीं खेतों को देखकर दिल की कली खिल जाती थी, आज इन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। जानवरों ने सफाया कर दिया। मालूम नहीं उस वक्त मेरे दिल पर किस देवता या पैगंबर का साया था कि मुझे उन पर रहम आ गया। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली करूंगा। क्या मजाल कि कोई जानवर फटक सके। एक दाना जो जाए तो जुर्माना दूं। बस उस दिन से आज तक मेरा यही काम है। आज 10 साल हो गए, मैंने कभी नागा नहीं किया। अपना गुजर भी होता है और एहसान मुफ्त मिलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम से दिल की खुशी होती है। नदी आ गई। मैंने देखा वही घाट है जहां शाम को किश्ती पर बैठा था। उस चांदनी में नदी जड़ाऊ गहनों से लदी हुई जैसे कोई सुनहरा सपना देख रही हो। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? कभी कभी आपके दर्शन के लिए आया करूंगा। उसने लालटेन उठाकर मेरा चेहरा देखा और बोला, मेरा नाम जैक्सन है।
बिल जैक्सन, जरूर आना। स्टेशन के पास जिससे मेरा नाम पूछोगे मेरा पता बतला देगा। यह कहकर वह पीछे की तरफ मुड़ा, मगर यकायक लौट पड़ा और बोला, मगर तुम्हें यहाँ सारी रात बैठना पड़ेगा और तुम्हारी अम्मा घबरा रही होगी। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें उस पार पहुंचा दूं। आजकल पानी बहुत कम है, मैं तो अक्सर तैर आता हूं। मैंने एहसान से दबकर कहा, आपने यही क्या कम इनायत की है कि मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, वरना शायद घर पहुंचना नसीब न होता। मैं यहाँ बैठा रहूंगा और सुबह को किश्ती से पार उतर जाऊंगा। वाह, और तुम्हारी अम्मा रोती होंगी कि मेरे लाडले पर न जाने क्या गुजरी। यह कहकर मिस्टर जैक्सन ने मुझे झट उठाकर कंधे पर बिठा लिया और इस तरह बेधड़क पानी में घुसे कि जैसे सूखी जमीन है। मैं दोनों हाथों से उनकी गर्दन पकड़े हूं, फिर भी सीना धड़क रहा है और रगों में सनसनी सी मालूम हो रही है। मगर जैक्सन साहब इत्मीनान से चले जा रहे हैं। पानी घुटने तक आया, फिर कमर तक पहुंचा, ओफ़ो सीने तक पहुंच गया। अब साहब को एक एक कदम मुश्किल हो रहा है। मेरी जान निकल रही है। लहरें उनके गले लिपट रही हैं, मेरे पाँव भी चूमने लगीं। मेरा जी चाहता है उनसे कहूं भगवान के लिए वापस चलिए, मगर ज़बान नहीं खुलती। चेतना ने जैसे इस संकट का सामना करने के लिए सब दरवाजे बंद कर लिए। डरता हूं कहीं जैक्सन साहब फिसले तो अपना काम तमाम है। यह तो तैराक है, निकल जाएंगे, मैं लहरों की खुराक बन जाऊंगा। अफसोस आता है अपनी बेवकूफी पर कि तैरना क्यों न सीख लिया। यकायक जैक्सन ने मुझे दोनों हाथों से कंधे के ऊपर उठा लिया। हम बीच धार में पहुंच गए थे। बहाव में इतनी तेजी थी कि एक एक कदम आगे रखने में एक एक मिनट लग जाता था। दिन को इस नदी में कितनी ही बार आ चुका था, लेकिन रात को और इस मझधार में वह बहती हुई मौत मालूम होती थी। 10-12 कदम तक मैं जैक्सन के दोनों हाथों पर टंगा रहा। फिर पानी उतरने लगा। मैं देख न सका, मगर शायद पानी जैक्सन के सर के ऊपर तक आ गया था। इसीलिए उन्होंने मुझे हाथों पर बिठा लिया था। जब गर्दन बाहर निकल आई तो जोर से हंसकर बोले, लो अब पहुंच गए। मैंने कहा, आपको आज मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई। जैक्सन ने मुझे हाथों से उतारकर फिर कंधे पर बिठाते हुए कहा, और आज मुझे जितनी खुशी हुई उतनी आज तक कभी न हुई थी, जर्मन कप्तान को कत्ल करके भी नहीं। अपनी मौत से कहना मुझे दुआ दें। घाट पर पहुंचकर मैं साहब से रुखसत हुआ। उनकी सज्जनता, निस्वार्थ सेवा और अदम साहस का न मिटने वाला असर दिल पर लिए हुए। मेरे जी में आया, काश मैं भी इस तरह लोगों के काम आ सकता। 3 बजे रात को जब मैं घर पहुंचा तो होली में आग लग रही थी। मैं स्टेशन से 2 मील सरपट दौड़ता हुआ गया। मालूम नहीं भूखे शरीर में दतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। अम्मा मेरी आवाज सुनते ही आंगन में निकल आई और मुझे छाती से लगा लिया और बोली, इतनी रात कहाँ कर दी, मैं तो सांझ से तुम्हारी राह देख रही थी, चलो खाना खा लो, कुछ खाया पिया है कि नहीं। वह अब स्वर्ग में हैं, लेकिन उनका वह मोहब्बत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने है और वह प्यार भरी आवाज कानों में गूंज रही है। मिस्टर जैक्सन से कई बार मिल चुका हूं। उसकी सज्जनता ने मुझे उसका भक्त बना दिया है। मैं उसे इंसान नहीं फरिश्ता समझता हूं।